नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर पुनः एग्जामपुर के मेन चैनल पर और मैं तेजस कुशेई आपका यहां पर स्वागत करूंगा। तो भाई अभी तक हमने जो चैप्टर की बात कर रहे थे, मतलब हमने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बारे में बात किया था और कुछ हिस्सा रह गया था जिसके बारे में हम यहां पर आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाए थे। तो आज हम जो बात करेंगे आप लोगों से खासकर से इन्फ्लेशन चैप्टर के बारे में और कुछ और चीजों के बारे में आप लोगों से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भैया पिछली क्लास में हम कहाँ थे? हमने देखा था कि कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती हैं। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या क्या कारण होते हैं जिसके जरिए हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है। आज हम उसी चीज को लेते हुए कुछ और चुनिंदा चीजों के बारे में, और हाँ, आज मैं आप लोगों से प्रश्नों के बारे में भी आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करूंगा। जी हाँ, मैं बात करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, उन सभी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो भैया फटाफट सब लोग जुड़ जाओ यहाँ पर, सबसे से ज्यादा लोग जुड़ जाओ यहाँ पर, क्योंकि क्लास अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हमेशा मुख्य सूचित में रहे, ये कौन सा होता है इन्फ्लेशन, ये कौन सा मुद्रास्फीति होती है, थोड़ा इसके बारे में आप लोगों से बात कर लेते हैं। देखो भैया क्या कहता है कि जब ऐसे चीजों के दाम बढ़ जाएं, क्या की चीजों के दाम, जैसे फूड, ठीक है, खाने की चीजें जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, और ऑयल जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, अगर इनके दाम बढ़ते हैं या इनके दामों में ऊपर नीचे होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब मुख्य चीजें, एक ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर इनके दाम अगर बाजार में बढ़ जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से उसको यहां पर कहा आपका जाएगा। देखो बहुत जबरदस्त तरीके दे रखा है कि उन वस्तुओं को विस्तर श्रृंखला में कीमतों में परिवर्तन मापता है जिसका खाद्य और तेल जैसे मूल्य की अस्थिरता है। तो उन सभी चीजों के बारे में यहां पर उल्लेख कर रखा है जिसके बारे में हम यहां पर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखो यही होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखो पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि भैया कैसे होती है आपका मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई कैसे बढ़ती है। मैंने कहा था कि जब बाजार में डिमांड ज्यादा हो जाए माफ कीजिएगा, सप्लाई कम हो जाए तो अभी उसमें क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। मैंने ये भी कहा था कि जब तुम्हारी कोई चीज है जिससे बनी है, तुम बाजार जाते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार में गया, मैंने कहा मुझे एक पेन दे दो, मैंने कहा मुझे एक पेन दे दो, और आपने, लेकिन पेन बना किससे? प्लास्टिक से। अगर प्लास्टिक की कीमत बढ़ेगी, इंक की कीमत बढ़ेगी, तो मुझे ये बताओ क्या पेन की कीमत नहीं बढ़ेगी? इसके अलावा मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? मैंने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर आपको याद होगा कि दूसरी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है वो जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में बेचेंगे, जिन्हें हम हिंदी में मुनाफाखोर बोलते हैं, जमाखोर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो जिस रेट में चाहेंगे बेचेंगे और इस तरीके से दाम बढ़ते हैं। और आखिरी जो हमने कहा था, जी हाँ, आखिरी जो हमने कहा था वो कहा था कोर इन्फ्लेशन। अगर इन 8 सेक्टरों में अगर रेट में उतार चढ़ाव होता है, मतलब ऊपर नीचे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपका कोर इन्फ्लेशन। अब आ गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से, वो है फिलिप कर। पिछली क्लास में मैंने आपको फिलिप कर के बारे में समझाया था। कहा था कि अगर भैया बेरोजगारी कम करनी है तो डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना क्यों कह रहा हूं, ठीक है? ये जो
डिमांड है वो एक तरीके, जब डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसकी डिमांड पूर्ति करने के लिए क्या होगा, सप्लाई होगी, और जब सप्लाई होगी ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो मुझे ये चीज बताओ आप सभी लोग, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आप सभी लोग मुझे एक चीज बताओ कि जब महंगाई हमें दिख रही है, ठीक है, महंगाई को कम करने के लिए हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एक तरीके से ये माना जाए, ध्यान तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, महंगाई ज्यादा थी तो हमने क्या किया, यहां पर उत्पादन बढ़ा ताकि कीमतें कम हो जाए। लेकिन जब चीजें बनेंगी ज्यादा तो क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि मान के चलो एक कंपनी है जो पेन का मैन्युफैक्चर करती है, ध्यान से सुनना, अगर वो 100, ध्यान से सुनना, अगर वो 100 पेन डेली बेचती है, मतलब सेल करती है, तो वो 10 लोगों को काम देती है। वही चीज अगर यही कंपनी, इसकी पेन की डिमांड 100 से कितनी हो जाए, 200 हो जाए, तो मुझे ये बताओ क्या ये ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। मेरा फिर क्वेश्चन है, क्या इसमें ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। अगला चीज सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं उसको भी ढंग से सुनना। और क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने आपसे कहा कि 100 से 200 हो गया, मान लो यही डिमांड 50 भी हो सकती है, क्या ऐसा नहीं है कि 100 की चीज 50 हो जाए, जी हां 50 भी हो सकती है। जब 100 से 50 आपकी होगी तो हो सकता है कि यहां पे जो वर्कर हैं वो क्या हो जाए, आपके कम पड़ जाए। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां पर, ठीक है। तो ये फ्लिप कर्व है, मतलब अगर किसी देश को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, वहां पर डिमांड बढ़ाओ, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना सप्लाई होगी और उतनी बेरोजगारी कम होगी। ये एक बहुत सीधा सा हिसाब है, इकोनॉमिक्स में बहुत सीधा हिसाब है जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा आप लोगों से कर रहे हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, अगला कह रहा है इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से 2 सूचकांक हैं। ध्यान तो सुनना, अर्थव्यवस्था को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से 2 सूचकांक हैं, तो उसको नोट कर लीजिएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, हिंदी बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम खुदरा भी बोलते हैं, खुदरा, खुदरा, ठीक है, मूल्य, ठीक है। तो 2 शब्दों से यहां पर पहचाना गया है, एक है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये जो डेटा है ये क्या होता है, मंथली आता है। कब आता है मेरे भाई, मंथली, मतलब हर महीने भारत सरकार के अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो यहां पर डेटा देती हैं। तो सबसे पहले सब लोग इसको नोट कर लो, फिर हम इस पर बात करते हैं। इस पर नोट कर लीजिएगा, हो गया नोट। चलिए, WPI का डेटा कौन देता है, एस्टिमेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो आपकी उद्योग जगत की मंत्रालय है, उद्योग जगत का, जहां पर वाणिज्य और उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मंत्रालय है ये मेजरमेंट करती है आपका WPI, को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी समझाएंगे क्या होता है। इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12, 697 कम्युनिटीज हैं, इसमें सर्विसेज नहीं आती है, मतलब सेवाएं नहीं आती हैं, सेवाएं इसके अंदर नहीं रखा गया है। वहीं पर CPI की अगर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें ये डिफरेंस लेती है प्राइस और कम्युनिटीज, जैसे इसमें फूड, मेडिकल केयर, सर्विसेज, मतलब इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगी। तो ध्यान तो सुनना, WPI में सर्विसेज नहीं आती हैं, सेवाएं। अब अंतर क्या होता है WPI CPI में, ये समझा रहे हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि CPI में सर्विसेज नहीं आती, ठीक है,
सॉरी WPI में सर्विसेज नहीं आती, CPI में आपकी दोनों चीजें आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं और आपके गुड्स भी आपके आते हैं। तो इसको ठीक ढंग से समझेगा जिसके बारे में आप आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? ये रहा इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो मतलब सूचकांक, ठीक है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12, कितने आर्टिकल्स हैं जिनकी हम वैल्यू निकालते हैं? 697। डेटा देने वाली संस्था नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वहीं पर CPI इसका बेस ईयर क्या है? 2016। 448 ग्रामीण क्षेत्र में, 460 शहरी क्षेत्र में। और कौन देता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑफिस, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वो इसका आकलन करती है। और ये जो आकलन होता है ये मंथली होता है। कब होता है मेरे भाई? मंथली इसका आकलन यहां पर किया जाता है। ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए, किसी चीज के बारे में अगर आपको समझना हो तो पहले उसकी गहराई तो जाइए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंडेक्स है, ये सूचकांक है। इस सूचकांक में दो हैं, एक है WPI और दूसरा आपके सामने है CPI। अब आपको लग रहा होगा कि 697 ही क्यों लिया, ठीक है। अगर आप यही चीज 2018-19 में मुझसे बात कर रहे होते तो मैं बताता, उस समय बेस ईयर था 2004 और 5 और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे? 626। मतलब क्या देखा हमने? माफ कीजिएगा, $676 थे यहां पे। मतलब एक तरीके से सरकार क्या करती है? रिव्यू करती। जब भी हमारे इकोनॉमिक्स में जब चीजों में बदलाव आता है तो हम उन चीजों को रिव्यू करके ये पता कर लेते हैं कि देखिए ये हमारे अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है जिसके जरिए हम चीजों को समझ पा रहे हैं। तो 2004-5 में कितना? 676 था। 11-12 हिसाब से 697। मतलब इतनी वस्तुओं का भारत में क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ध्यान से समझना, इतनी वस्तुओं को क्या हो रहा है? भारत में निर्माण। और जो हम GDP निकालते हैं, GDP जानते हैं फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी में बोले सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये जो हम निकालते हैं वो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, अभी हम सर्विसेज लेके नहीं आए, ठीक है। तो इसके हिसाब निकालती हैं। अब आप कहेंगे क्या सर ये हमेशा बढ़ती रहती है? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी चीज हमेशा बढ़ती नहीं है, वो हमें घटती रहती है। और ये हमेशा आपको दिखने में मिलेगा कि किसी भी चीज को स्थिर नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपसे बात करता हूं। आपको याद होगा कि जब आप गाने सुनते थे, मतलब सॉन्ग, जब आप गाने सुनते थे तो आप गाने सुनते थे कैसेट्स में। याद है आप लोगों को? उसमें दो साइड होती थी, इस तरह के कैसे होती थी, ठीक है। साइड A साइड B, ऐसे हम बदलते हैं, साइड A साइड B होती थी। क्या आज की तारीख में आप क्या कैसेट में गाने सुनते हैं? नहीं सुनते। क्या आज की तारीख में आप कैसेट खरीदते हैं? नहीं खरीदते। तो जब हम सुनते ही नहीं, उसको इस्तेमाल ही नहीं, तो उसको क्यों खरीदें? और जब खरीदेंगे नहीं तो उसका उत्पादन क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है। देखिए गाने तो वही हैं, गाने क्या सिंगर हैं, गाने हैं, चीजें बदलती रहती हैं। तो अब उसको रिप्लेस किसने किया? फिर आई आपकी CD के बाद आपकी DVD, ये आपकी आई। तो क्या CD DVD हमने इस्तेमाल की? आपके घरों में, घर में VCD प्लेयर, DVD प्लेयर हुआ करता था। क्या आज की तारीख में क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, आज की तारीख में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इसकी भी डिमांड क्या हो गई? खत्म हो गई एक तरीके से। फिर क्या हो गई? उसके बाद आपका पेन ड्राइव आया, ठीक है मेरे भाई। क्या आया? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बाद फिर क्या आया? तो
ऐसे तमाम चीजें आए। फिर उसके बाद आजकल आप क्लाउड में सुनते हैं, मतलब ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर फिर आपको गाने सुनने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें आपको समझने और जानने को मिलता। तो चीजें बदली, डिमांड बदली, प्रोडक्शन बदला। तो ऐसा नहीं है कोई चीज है वो अभी रहे, हो सकता बढ़ जाए, ठीक है। इसीलिए इन सभी के बेसिस पर भारत सरकार क्या करती है, अपने आंकड़े, इसीलिए भारत सरकार यहां पर आंकड़े देती है। तो ये चीजें आपके सामने, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम सूचकांक के माध्यम से चीजें निकालते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि सर ये ग्रामीण क्षेत्र में कम है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा, इसलिए है। देखिए हर चीज का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजों का उपलब्धता शहरी क्षेत्र में होता है, इसीलिए ज्यादातर गांव के लोग क्या होता है, शहर की तरफ जाते हैं। बस याद रखिएगा ये मंथली आता है, ठीक है। आपसे डेटा न पूछे, लेकिन पूछ सकता है कि कब कब आता है, क्वार्टरली नहीं आता, हाफली नहीं आता, ये मंथली, मतलब हर महीने आपको इसका डेटा जानने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली हम बात करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। पहला जो टर्म है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन। अभी मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, थोड़ा वेट करिए, पहले चैप्टर समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। देखो आप तैयारी कर रहे हो यूके ट्रिपल एससी की, ठीक है। तो आपके लिए जीएस भी इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस का कुछ हिस्सा जो होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए इन चीजों पर आप लोगों से हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जब मैंने कहा डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या, उसको हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति के नाम से कहा जाता है। क्या कह रहा है, जब किसी चीज के दाम उसके बेस ईयर से नीचे हो जाएं, या फिर ये कहा जाए इन्फ्लेशन के अपोजिट में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपस्फीति के नाम से या डिफ्लेशन के नाम से उसको कहा जाएगा। ध्यान तो सुनेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर स्फीति के ऊपर यहां पर चर्चा की गई है कि जब किसी के रेट उसके मौजूदा रेट से नीचे हो जाए, जो मौजूदा रेट है उससे अगर नीचे हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, अपस्फीति के नाम से उसको यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए देखो, इन्फ्लेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, इन्फ्लेशन करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। जब हम निकालते हैं ना कि महंगाई क्या रही हर महीने हिसाब से, तो ये फॉर्मूला होता है बेस ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस। यहां पर क्योंकि हमने डिफ्लेशन पढ़ा, डिफ्लेशन क्या कह रहा था कि भैया नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब क्या हो गया, माइनस, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर किसी चीज की बेस ईयर प्राइस उसका 10 रुपए है, इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसका प्राइस 10 रुपए है और करंट उसका 8 रुपए है, तो अगर हम 8 में से 10 माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, नहीं आएगा, बताइए, यस और नो। तो जब हम बात करते हैं ना इन्फ्लेशन के बारे में, तो हमें ये चीजें क्लियर होती हैं कि इन्फ्लेशन आखिर में होता क्या, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो -2 मतलब नेगेटिव हो गया भाई, -2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से चीजें हमें बताती हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में चलता है आंकड़े, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायनामिक है। डायनामिक समझते हो, कोई चीज स्थिर नहीं, चीजें आंकड़े पे हिसाब से चीजें
बदलती रहती हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर अच्छा है ना, सस्ता मिल रहा है ना भाई, जो बेस ईयर्स है उससे हमें क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो इसमें नुकसान हमारा क्या है, इसमें कोई नुकसान हमारा है? तो आप कहेंगे कि इसमें नुकसान तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो आप ये ऐसा क्यों वकालत कर रहे हैं कि नुकसान? कि भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उत्पादन कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, आप उसके बारे में सोचो। किसान है, किसान को अगर वो उत्पादन कर रहा है और उसको रेट नहीं मिलेगा तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, आप खुद सोच के देखो। तो इसीलिए देखिए, सस्ती चीज होना ये बात नहीं है, मतलब रेट ऐसे जो अनुकूल हो, बेचने वालों को भी नुकसान ना हो और खरीदने वालों को ज्यादा ना लगे, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों से यहां पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसको ढंग से एक तरीके से समझ सके कि इसका हम उपयोगिता क्यों रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो रहा इन्फ्लेशन के बारे में। अगला देखते हैं, अगला टर्म क्या आपका, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है? देखिए, रिफ्लेशन जो होता है जब सरकार अपनी तरफ से कोई कदम उठाती है, ध्यान से सुनेगा, जब सरकार अपनी तरफ से कोई कदम उठाए, कदम क्या उठाए कि हमें इन्फ्लेशन के रेट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। दो तरीके होते हैं, एक होता है मुद्रा आपूर्ति से और दूसरा होता है राजकोषीय, मतलब कर के जरिए। तो सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको कंट्रोल किया जाए, मतलब कोई ऐसा कदम उठाए जिससे नियंत्रित किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन के नाम से इसको यहां पर कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर रिफ्लेशन क्या, कैसे सरकार कदम उठाए? तो उसके लिए मैं आपको एक दिन और रात बताना चाहता हूं, शायद आपको याद होगी, वो है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016, ध्यान से सुनेगा, क्या कहना चाहता हूं उसको सुनेगा। आठ नवंबर 2016 को क्या हुआ था, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक घोषणा की गई। क्या की गई कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोटों पर 12 बजे के बाद वो इलीगल माने जाएंगे, मतलब जो उनका चलन है वो एक तरीके से रोक दिया जाएगा। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, जब मैंने रिफ्लेशन के नाम से मैंने यहां पर आप लोगों से चर्चा की, मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेशन क्या होता है, इन सब के बारे में जब मैंने आपसे चर्चा की तो आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मॉनेटरी मेजर। ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से एक ऐसा कदम उठाया जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि रेट जो एक तरीके से बाजार में जो लिक्विडिटी थी, जिसको बोलते हैं पैसे की तरलता, उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब जो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी उसको एब्जॉर्ब करने की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके जरिए बाजार में क्राइसिस हो गई। क्या हुई, एक तरीके से चैलेंज आ गया कि भैया यहां पर लिक्विडिटी का एक क्राइसिस हमारे सामने पैदा हो गया। अब सरकार जो मौद्रिक नीति थी उसके आधार पर यह सरकार ने काम किया। अगला जो चीज बताना चाह रहा हूं वो है राजकोषीय या सरकार कदम। कुछ हिस्सों में क्या होता है कि जब किसानों को वो दाम नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनके रेट नीचे जा रहे होते हैं, तो सरकार क्या करती है कि उनसे फसल खरीद लेती है, एमएसपी के रेट पे या अन्य रेट चीजों पर सरकार उनसे खरीद लेती है। तो कहने मतलब यह है कि कुछ ऐसी नीतियां जिसमें सरकार अपनी तरफ से कोई कदम उठाए जिसके जरिए जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल लाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो ये लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, देखिए इस सब चीजों से आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जो इकोनॉमिक्स में चीजों को रखा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अगला क्या टर्म है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, मतलब मुद्रास्फीति और मंदी, मतलब आपका जो मुद्रास्फीति है और मंदी दोनों साथ साथ काम करती हैं।
वर्तमान में भारत जो है, इंडिया इसी फेज में आपका दिख रहा है। कैसे दिख रहा है इसको समझिएगा। स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, जब किसी भी तरीके से, ध्यान से सुनेगा, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनेगा, इसलिए आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। A condition of slow economic growth which lead to high employment, एक ऐसी धीमी आर्थिक वृद्धि जिसमें मंदी के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं और वस्तुओं के सेवाएं में वृद्धि होती है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, कुछ लोग की जॉब छूट गई तो लोग बेरोजगार हो गए। इसके साथ साथ ये कब होता है, जब देश में क्राइसिस पैदा हो जाए, मतलब मंदी, रिसेशन आ जाए। मंदी क्या होती है, अभी मैं मंदी की बात कर रहा हूं। देखिए मंदी क्या होती है, मंदी को समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल सेट करता हूं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें समझ में आ जाएगा। मान लो कुछ लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, इसका नाम है कंपनी ए, ठीक है। अब देखिए रिसेशन क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मंदी क्या होता है, इसको आप समझोगे तो भैया यहां पर कुछ लोग जो हैं, मान लिए 100 लोग जो हैं वो किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पे ये 100 लोग जो आते थे अपने अपने किससे आते थे, गाड़ी से, व्हीकल से, कह सकते हैं कि जो भी इनके पास वाहन था अपने वाहन से यहां पर आते थे, ठीक है। इसी कंपनी के पास क्या था, एक पेट्रोल पंप था, ठीक है। इसी कंपनी के पास क्या था, एक पेट्रोल पंप था। तो ये सभी लोग, ये सभी 100 लोग क्या होते थे, इस पे जाकर अपनी गाड़ियों में जो ईंधन होता था उसको वो भरवा देते। अब आप समझिए 100 लोग थे, भरवाते थे, ठीक है। कुछ कारणवश कंपनी क्या होगी, बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो भाई ठीक है, बंद हो गई, ठीक है। अब ये 100 लोग जो थे, जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब जब ये बेरोजगार हो गए, ठीक है, तो आमतौर पर जब आदमी का पैसा कम होता है तो वो अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर देता है। तो ये अपना जो निजी वाहन थे उसको निकालने की कोशिश कम करेंगे, ऐसा ही होता है, निजी वाहन नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब नहीं निकालेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो पब्लिक है, मतलब जो सार्वजनिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका तो इस्तेमाल करेंगे ना भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल तो करेंगे। क्लियर हो रहा है यहां पे आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है बताइए जरा, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पेट्रोल पंप है, मुझे बताओ इसकी जो सेल है, जो बिक्री है, जो इसकी बिक्री है, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, इसके बारे में मुझे बताओ। इसकी बिक्री के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए कि इसकी बिक्री बढ़ेगी कम होगी। तो आमतौर पर जब, क्योंकि 100 लोग ग्राहक थे, 100 लोग कम हो गए, तो बिक्री पे से क्या पड़ेगा असर, इसकी बिक्री कम हो जाएगी। इतना समझ में आया, समझ में आया कि मंदी क्या होती है। अब आप मुझे बताओ कि जब इस पेट्रोल पंप की सेल नहीं होगी तो पेट्रोल पंप में जो बंदे वर्कर थे, जो काम कर रहे थे, उनको रखेगा निकालेगा, सीधी सी बात है भैया। जब पेट्रोल ही नहीं बिकेगा तो उनको रख के करेगा क्या, उन्हें निकाल देगा। तो इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो एक तरीके से कुछ चीजों की डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जो मैंने आपको समझाया। क्लियर हुआ। ये एक और रिसेशन सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होता है। रिसेशन जो होता है, जिसको ये कहा जाता है, देखिए 2 टर्म है, एक है रिसेशन और दूसरा होता है डिप्रेशन। जैसे अभी जो कोविड के समय में एक होता है मंदी और एक होता है महामंदी, ठीक है। कोविड ये 2008 में हमने रिसेशन देखा था, जिसमें कई सारी कंपनी मंदी के भाव में, और महामंदी जो देखा था वो हमने कोविड के समय देखा था। कोविड के समय देखा था कि कई सारे लोगों के रोजगार उनसे छीन लिए गए थे। तो ये एक तरीके से मंदियों के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी और आप देखो 2020 में
जो जीडीपी थी दुनिया भर में वो माइनस चली थी, नेगेटिव जीडीपी हमारी चली थी, इसीलिए इन चीजों को यहां पर उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये तो था हमारा अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में हमने इन्फ्लेशन चैप्टर के बारे में आप लोगों से हमने चर्चा की, इसके बारे में समझा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर बताइएगा। इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, हिंदी दोनों में, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, बताइए। द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज, पैसा का मूल्य बढ़ता है, पैसे का मूल्य पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पैसे में पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि मनी की परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है ना, मनी की परचेजिंग पावर। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो हमें क्या लगेगा, पैसा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा, कम होगा, कमी तो होगा भाई। पहले आप कोई चीज 100 रुपए में ले रहे थे, अब आप उसको सामान को 150 रुपए पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पैसे की मूल्य क्या हो, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। ठीक है, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस क्वेश्चन को रीड करिए अपनी तरफ से और फिर बताइएगा कि क्वेश्चन सही है। ठीक है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है व्हेन देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हाउ विल यू अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी। जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति होती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा आपूर्ति कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पैसे की आपूर्ति कोई प्रभाव नहीं होगा, नो अफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज, पैसों की आपूर्ति घट जाती है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, पैसों की आपूर्ति बढ़ जाती है। अभी मैंने सही आंसर नहीं बताया इसको, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, अभी सही आंसर नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज और नॉन द अबव। बताइए क्या होगा, ए बी सी डी, जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। क्या होगा सही आंसर इसका, क्या होगा सही आंसर इसका, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सप्लाई ऑफ द मनी इंक्रीज। भैया पैसे बढ़ जाते हैं ना, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी पढ़ाया आपको मैंने, मुद्रास्फीति जनित क्या है, व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बताइए क्या है इसका सही आंसर, मुद्रास्फीति जनित क्या है, बताइए। एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी का अनुभव करती है, ऐसी स्थिति जहां पर मुद्रास्फीति मंदी पूरी तरह से है, और ऐसी अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी अधिक है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैंने कहा था भारत इस समय इसी उससे यहां पर ग्रसित है, तो इस पर ध्यान बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल सही कहा, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी और सी। ठीक है, बी और सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था कि इन्फ्लेशन महंगाई भी होगी, ठीक है मेरे भाई, महंगाई भी होगी, साथ साथ क्या होगी, मंदी भी होगी, तो इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, फॉलोइंग टाइप इन्फ्लेशन लार्ज एंड एस्केलेटिंग, पिछली क्लास में पढ़ाए थे मैंने आपसे, किस प्रकार की मुद्रास्फीति बड़ी और तेज है, मुद्रास्फीति बड़ी और तेज है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या नन ऑफ द अबव।
क्रीपिंग, गैलोपिंग या हाइपर? जल्दी बताओ फटाफट, पढ़ाया था मैंने आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट सभी लोग यहाँ पे। बताइए फटाफट, क्रीपिंग, गैलोपिंग, हाइपर या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताओ। रेंगती हुई, सर पर दौड़ती हुई, बेलगा, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इसका सही आंसर, देखिए क्रीपिंग मैंने आपसे कहा था सबसे स्लो कौन सी होती है? क्रीपिंग। गैलोप होता है एकदम जम कर जाता है, और हाइपर होता है आउट ऑफ कंट्रोल, आपे से बाहर। कहा था ना कि भैया बहुत तुम्हारा गुस्सा बड़ा हाइपर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, हाइपर क्यों हो जाती हो? तो आंसर क्या होगा उसका? हाइपर। हिंदी में बेलगाम, बेलगाम, और यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, मुद्रास्फीति मापन के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति मापने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? WPI थोक मूल्य सूचकांक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या परचेसिंग पावर इंडिविजुअल? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया मैंने आपको किसका सही आंसर क्या होगा। 2 3 है आंसर है आपके सामने, सिर्फ एक या दो या 3 या सभी? बताइए फटाफट क्या होगा सही आंसर, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा WPI और CPI 2 इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? B1 और 2। देखो मैंने आपसे कहा था कि 2 इंडेक्स होते हैं, WPI में 697 है और CPI में 448 आपके ग्रामीण क्षेत्र में है, और 460 कहां पर है? आपके अर्बन क्षेत्र, मतलब शहरी क्षेत्र में है। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, वो कह रहा है मांग मुद्रा मुद्रास्फीति, इसमें कौन सा कथन से विचार करें? मांग मुद्रास्फीति कौन सा कथन है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। ठीक है, पहला कह रहा है कि मांग मुद्रास्फीति उत्पादन में समान स्तर पर उपभोक्ता को अतिरिक्त क्रय शक्ति का निर्माण है, डिमांड पूल में अतिरिक्त क्रय शक्ति 25% ज्यादा हो जाती है, या फिर उत्पादन के लिए समान सृजन बिना अतिरिक्त पैसे के बना विशेष मामला है। देखिए डिमांड पूल में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम होगी तो भैया महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब यह है डिमांड मतलब पैसा ज्यादा जाएगा, सीधी सी बात है, मनी आपका ज्यादा जाएगा। तो जब मनी ज्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर पे तो इसका असर पड़ेगा, उपभोक्ता पे ज्यादा पैसा देगा। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ओनली 1 इसका सही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो गाइस ये आपकी क्लास है जिसके बारे में हमने बात की आपसे। ठीक है, एग्जामपुर के मेन चैनल पे इसी तरह की क्लासों से जुड़े रहिए एग्जामपुर के मेन चैनल पे। और ये आपको एक तरीके से आने वाले एग्जामों की तैयारी करने के लिए, जो आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, यूके SSSC के, आपके लेखपाल हो या फिर पटवारी हो या फिर आपका SI हो, कांस्टेबल हो, इन सब की तैयारी के रखा जा रहा है। तो बस जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और सेशन कैसा लगा इसका जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।